দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। यस मैम। देखो आज हम लोग A17 पढ़ेंगे। सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है कि अगर हम लोग का बिजनेस सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट का मतलब जैसे कि जैसे रिलायंस, देखो रिलायंस एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसके अंदर अलग अलग सेगमेंट ऑफ बिजनेस होता है। जैसे देखो रिलायंस जो है वो कपड़े भी बेचता है, ठीक है, वो फुटवेयर भी बेचता है, तेल भी बेचता है, सिम भी बेचता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट पे काम करता है, ठीक है। ज्वेलरी भी बेचता है अभी, ठीक है। तो बहुत सारा चीज, टाटा का भी देख लो, टाटा का भी वो ज्वेलरी वाला भी है, ठीक है, बहुत सारा चीज है। तो बाकी स्टील ये सब, मतलब एक हम ये कहना चाह रहे हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अलग अलग जो है बिजनेस, अलग अलग तरीके का काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है उसका रेवेन्यू है 100 लाख और कॉस्ट है 70, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया 30 लाख। तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो गया 30 लाख। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो नॉर्मली जब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना होता है तो हम लोग किस पे निकालते हैं, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, ऑब्वियसली सेल पे, ठीक है। तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 100 लाख इंटू 100 करने से हम लोग का आ जाता है 30%, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ओवरऑल देखा जाए तो 30% है। अब मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके के प्रोडक्ट में डील करता है। मान लो ये लोग शर्ट बनाते हैं, ठीक है, शूज बनाते हैं, ठीक है, और एक्सेसरीज, ठीक है। और इनका टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना है, 100 लाख, ठीक है। ये 3 चीज ये लोग बनाते हैं, इनका टोटल रेवेन्यू 100 लाख अभी हम लोगों ने देखा। अब ये 100 लाख में से शर्ट से कितना आता है, शूज से और एक्सेसरीज से, मान लो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे शर्ट से आता है 50 लाख, ठीक है, शर्ट बेच के आया है 50 लाख, शूज बेच के 20 लाख और एक्सेसरीज में 30 लाख, ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट देखो, मान लो कि शर्ट का कॉस्ट 50 लाख ही लगा, मतलब जितना सेल उतना ही कॉस्ट, इसमें लगा 10 लाख का कॉस्ट, ठीक है, और इसमें लगा 10 लाख का कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 50, 60, 70 लाख, ठीक है। अब हम लोग अगर इंडिविजुअली प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग सेगमेंट, ये सब सेगमेंट हो गया ना। देखो शर्ट, शर्ट प्रोडक्शन एक अलग सेगमेंट, वो कपड़ा हो गया, ठीक है, शूज वो फुटवेयर हो गया, ठीक है, वो अलग सेगमेंट हो गया, एक्सेसरीज वो अलग सेगमेंट हो गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो वही दिखेगा 30 लाख जब हम लोग टोटल में निकालेंगे, लेकिन जब इंडिविजुअली निकाल रहे हैं तो शर्ट से कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न हुआ है, जबकि शूज से हुआ है 10 लाख का इस वाले सेगमेंट में, और इस वाले सेगमेंट में हुआ है 20 लाख का, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर सेगमेंट वाइज हम लोग देखना चालू करें तो इसमें तो कुछ नहीं आने वाला। इसमें कितना आ जाएगा, बोलो 10 लाख का प्रॉफिट कमाया
कितना हो जाएगा, अभी सिखाया कैसे करके प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है जब हमें कुछ नहीं बोलता है तो सेल के ऊपर, तो कितना होगा? 50%। 50%। और उसके बाद वाला? 66.67। 66.67%, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर हम लोग इस कंपनी का मान लो कोई इन्वेस्टर है या फिर शेयर होल्डर है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, शेयर खरीद रहा है, तो देखो अगर ओवरऑल देखोगे तो 30% प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन अगर हम लोग एनालिसिस करने जाए तो शर्ट वाले सेक्शन से तो कुछ नहीं कमाया, इससे 50%, इससे 66.67%, ठीक है। तो अगर हमें सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना क्यों जरूरी है, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना क्यों जरूरी है, तो देखो, एक तो सेगमेंट वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो हमें इंडिविजुअली पता चल रहा है कौन से, जैसे अगर कोई डिसीजन ले लिया कि हम ना ये एक्सेसरीज वाला सेक्शन बंद कर देंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो डिसीजन ले लिया गया ये बंद कर देंगे, हम तो 30% प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसको देख के कोई डिसीजन कैसे ले सकते हैं, हमें तो ऐसे देखना चाहिए ना। तब अगर बंद करना है तो शर्ट वाले को करो या फिर उसमें प्रॉफिट अर्न करने का कोशिश करो कि किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो सेगमेंट वाइज देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि सेगमेंट वाइज देखने से अब यहाँ पर हमें एक्चुअली पढ़ना क्या पड़ेगा इस एएस में, कि हम लोग सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग तो करेंगे, लेकिन क्या हमेशा ही सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना जरूरी है, मतलब कौन से सेगमेंट का रिपोर्टिंग करना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने पूरे साल में अगर एक ही शर्ट बेचा, मान लो एक ही शर्ट बेचा, ओनली वन, तो क्या वो रिपोर्टिंग सेगमेंट होगा? मतलब क्या क्या रीजन होता है जब कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग सेगमेंट होता है, उस चीज को हमें पढ़ना है। बाकी सेगमेंट का मतलब ये हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अलग अलग तरीके का काम होता है, मतलब अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस वो लोग सेल करते हैं, तो वो एक एक बिजनेस सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब उस सेगमेंट का रिपोर्टिंग हमें करना पड़ सकता है, लेकिन A17 हमें बता रहा है कि कौन से सेगमेंट का रिपोर्टिंग करना है, कौन से सेगमेंट का नहीं करना है, ये सारे रूल्स हमें बताएगा। ये है हम लोग का A17 का टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें हमें कुछ टर्म्स पढ़ लेना है, जैसे सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट किसे कहेंगे, ठीक है। तो बिजनेस सेगमेंट का मतलब पहले लिख देते हैं डेफिनेशन, फिर समझाते हैं। लिखो कि बिजनेस सेगमेंट इज ए डिस्टिंग्विशेबल component of an enterprise that is engaged in providing an individual product or service। Factors that should be considered in determining whether the product or service is related or not are point A, nature of product or service। nature of
प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, मेथड्स used to distribute the product or service. E. Nature of regulatory environment like banking, insurance, etc. तो पहले इस चीज को समझते हैं। देखो क्या बोला है कि बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या है। बिजनेस सेगमेंट का मतलब ये हो जाता है कि बिजनेस सेगमेंट इज ए डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट है बिजनेस सेगमेंट जो हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइड एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कोई भी एक बिजनेस सेगमेंट क्या करता है, या तो वो प्रोडक्ट बेचता है या तो सर्विस बेचता है। जैसे शर्ट का सेगमेंट तो ये प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। शूज का सेगमेंट तो प्रोडक्ट बिक रहा है, एक्सेसरीज प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं वैसे हम लोग सर्विस भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है बिजनेस सेगमेंट क्या है। जैसे ये देखो तीन सेगमेंट था, ठीक है। क्या ये तीनों डिस्टिंग्विशेबल है? बिल्कुल है। क्यों है पता है? क्योंकि शर्ट जो है और शूज जो है ये हम लोग शर्ट के साथ शूज को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि शर्ट एक अलग चीज हो गया, ठीक है। वो हो गया कपड़ा, ठीक है। शूज ये जूता चप्पल, तो ये दोनों अलग आइडेंटिफाइबल है क्योंकि शर्ट अलग तरीके से यूज होता है, शूज अलग तरीके से यूज होता है। अगर डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइड एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस, तो उसे हम लोग बिजनेस सेगमेंट बोलेंगे। तो शर्ट, शूज और एक्सेसरीज ये तीन बिजनेस सेगमेंट इसीलिए क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग आइडेंटिफाइबल है। अगर ये अलग से आइडेंटिफाइबल नहीं होता तो ये बिजनेस सेगमेंट नहीं कहलाता। जैसे मान लो रिलायंस तेल भी बेचता है तो प्रोडक्ट हो गया, सिम बेचता है तो सर्विस, ठीक है, उससे हमें सर्विस मिलता है। तो ये दोनों अलग चीज है। तो सीम और तेल इजीली आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, तो ये दो बिजनेस सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर वो बिजनेस सेगमेंट नहीं कहलाता है। जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है जो फूड आइटम में मान लो क्या बोले, जैसे कि मान लो बर्गर भी बेचता है, सैंडविच भी बेचता है, ठीक है। तो वो या फिर बर्गर टाइप का और कुछ, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होगा। हो सकता है कि हमें सिमिलर लगे, ठीक है। अब कैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका ये पांच जो है लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन ये पांच जो है ये मतलब एक क्या बोले, एक ओवरव्यू है कि हाँ हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई ये बिजनेस सेगमेंट है कि नहीं। तो बिजनेस सेगमेंट होने के लिए डिस्टिंग्विशेबल होना पड़ेगा। तो डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग बेच रहे हैं उसका नेचर देख के, जैसे देखो ये जैसे क्या खाने का आइटम बेच रहे हैं या पहनने का आइटम बेच रहे हैं, तो फूड आइटम के साथ जो है क्लोथ्स आइटम, तो ऑब्वियसली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ फूड आइटम, ठीक है, वो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें? वो जरूरी नहीं। जैसे मान लो हम लोग जूस बेचते हैं, ठीक है, तो फ्रूट जूस भी बेचते हैं और जो मतलब पैकेट जूस होता है वो भी बेच रहे हैं, ठीक है, फ्रेश वाला भी बेच रहे हैं, तो वो तो सिमिलर टाइप हो गया, ठीक है, जूस हो गया। तो वही बोल रहा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस देख के हम लोग समझ सकते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे मान लो कि जो भी दो प्रोडक्ट है उसको बनाने का प्रोसेस अगर अलग है, जैसे देखो सीम का प्रोसेसिंग अलग होगा, तेल का प्रोसेसिंग अलग होगा, ठीक है। जैसे शूज बनाने का प्रोसेसिंग अलग होगा, शर्ट बनाने का प्रोसेसिंग अलग होगा। लेकिन
जैसे मैंने बोला कि जूस आइटम, ठीक है, तो अब जूस जैसे मान लो कि एक है कि हम लोग फ्रेश बना के दे रहे हैं, और एक जो है हम लोग पैकेज बेच रहे हैं इस तरीके का। या फिर मान लो चिप्स में बनाना चिप्स हो गया, और मान लो जो है पोटैटो चिप्स हो गया, ठीक है। तो बनाने का मान लो कि प्रोसेस लगभग सेम है दोनों का, ठीक है, बस उसका रॉ मेटेरियल अलग अलग है। एक है केले का चिप्स, एक हो गया आलू का चिप्स, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ही हम लोग बोलेंगे दोनों अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो वही नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो जैसे देखो चिप्स, मैंने जो दो एग्जांपल दिया तो वो सेम टाइप ऑफ है, ठीक है। और अगर सेम टाइप नहीं है तो फिर अगर हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं तो वो बिजनेस सेगमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टिंग्विश कर पाने से ही वो अलग बिजनेस सेगमेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोसेस, प्रोडक्शन का प्रोसेसिंग जो है वो अगर लगभग सेम है तो फिर बिजनेस सेगमेंट नहीं होगा, अगर अलग अलग है तो होगा। टाइप्स ऑफ कस्टमर, अब मान लो बनाना चिप्स के कस्टमर भी सेम और जो है पोटैटो चिप्स के भी कस्टमर सेम, लेकिन अगर हम लोग सीम का और तेल का एग्जांपल ले, रिलायंस वाला, तो उसमें दो अलग सेक्शन के कस्टमर्स हो जाएंगे, ठीक है। मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट और सर्विस, तो हम लोग अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का अगर मेथड अलग है, ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर होता है आइडेंटिफाई करने का कि ये मेरा बिजनेस सेगमेंट होगा कि नहीं होगा। नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग पोटैटो चिप्स बेच रहे हैं तो उसका जो है उसका उस बिजनेस का जो भी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, वो मान लो बैंक है हम लोग का एक्सिस बैंक में, ठीक है। और जो है बनाना चिप्स वाला भी सेम, ठीक है, वो भी एक्सिस बैंक में उसका अकाउंट खुला हुआ है, तो वो सिमिलर हो गया। लेकिन मान लो कि शूज सेक्शन का जो अकाउंटिंग मेंटेन, जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह जिस बैंक के थ्रू से करते हैं वो मान लो एक्सिस है, और जो शर्ट का है वो मान लो हम लोग करते हैं एचडीएफसी के थ्रू से, ठीक है। तो वो मतलब अलग है कि नहीं, तो ये चीज ही बोल रहा है कि बिजनेस सेगमेंट इज a distinguishable component of an enterprise that is engaged in provide an individual product or service. Factors that should be considered in determining whether the product or service is related or not are, क्या क्या ऐसा फैक्टर्स है जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग बेच रहे हैं वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पर बोला है, ठीक है, बाकी हमें समझना है। तो ये हमें गाइडलाइन दिया है कि कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग प्रोडक्ट का नेचर देख के, प्रोडक्ट या सर्विस का नेचर देख सकते हैं, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, उसके कस्टमर टाइप देख सकते हैं। अगर ये सारे जो पांच फैक्टर्स है ये मान लो दो प्रोडक्ट के लिए सिमिलर है तो फिर वो बिजनेस सेगमेंट नहीं होगा। और अगर आइडेंटिफाइबल है, डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं नहीं इसका अलग कस्टमर है, इसका अलग कस्टमर है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, या ये सर्विस अलग है, ये सर्विस अलग है, इसका रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अलग है, इसका रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अलग है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अलग है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अलग, अगर अलग अलग है तो बिजनेस सेगमेंट। और अगर अलग अलग है नहीं है, मतलब अलग अलग आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो बिजनेस सेगमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस सेगमेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं और एक टर्म, दैट इज जियोग्राफिकल सेगमेंट। जियोग्राफिकल सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या होगा, तो जियोग्राफिकल सेगमेंट में लिखो, इट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ हम लोग का ये बिजनेस सेगमेंट अलग है, ये बिजनेस सेगमेंट अलग है। जैसे बिजनेस सेगमेंट जो है ये भी एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है, ये भी एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज engaged in providing product or service within a particular economic environment।
factors that should be considered in identifying geographical segment include पहला सिमिलरिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। सेकेंड, proximity of operation, spatial risk associated with operations in particular area। underlying गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। underlying currency risk etc। ठीक है, तो अब ये जियोग्राफिकल सेगमेंट वाला पॉइंट देखो, तो ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, बोला है देखो इट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट। ये भी डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है किस चीज का, कि हमारा ये मतलब जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं वो सब एक एक सेगमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये भी एज ए कंपोनेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो भी एंटरप्राइज है जो प्रोडक्ट या सर्विस जो बेच रहा है, ठीक है, उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस एक एक प्रोडक्ट या सर्विस अलग अलग सेगमेंट होगा कि नहीं विद इन ए पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जो जो भी बिजनेस चलता है वो तो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर चलता है। जैसे कि देखो इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग होगा, बाकी दूसरे देशों का अलग होगा, सब देश का अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन आइडेंटिफाइंग जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो जियोग्राफिकल सेगमेंट हो रहा है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना चाहिए। सिमिलरिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है। जैसे कि मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी काम करता है और मान लो यूएसए में भी काम करता है, तो दोनों जगह का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन ऑब्वियसली अलग होगा। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशन और दूसरे किसी देश का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन अलग हो सकता है। लेकिन हम लोग मान लो कि हेड ऑफिस इंडिया में है और प्रोडक्ट वो इंडिया में भी बेचता है, इंडिया के बाहर भी बेचता है। तो अगर दोनों जगह पे जो इंडिया में और इंडिया के बाहर में जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बेचता है, अगर उसका इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशन सिमिलरिटीज है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है। अगर सिमिलर है तो फिर वो सेगमेंट नहीं हुआ। ठीक है, और अगर सिमिलर नहीं हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे कि यहाँ का अलग है वहां का अलग है, ठीक है, तो फिर वो हम लोग का जियोग्राफिकल सेगमेंट कहलाएगा। अच्छा, अब प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशंस, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ये जो प्रॉक्सिमिटी लैंग्वेज है ना, इसका मतलब होता है सिमिलरिटीज। ठीक है, सिमिलरिटीज होता है, चाहो तो लिख लो। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है सिमिलरिटीज, चाहो तो लिखो, या फिर क्लोजनेस ये भी लिख सकते हो। प्रॉक्सिमिटी जो है ना इसका मतलब होता है सिमिलरिटी, या फिर बोल सकते हो क्लोजनेस। ठीक है, सिमिलरिटीज या फिर क्लोजनेस।
तो हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, उसमें जो भी हमें ऑपरेशन या एक्टिविटी करना पड़ रहा है, क्या वो दोनों में सिमिलरिटीज है कितना, या फिर कितना क्लोजनेस है, ठीक है, वो चीज बोल रहा है। तो उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंट होगा कि नहीं। स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस इन पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में काम करने का क्या स्पेशल रिस्क है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना। और अंडरलाइंग करेंसी रिस्क, ठीक है, तो अंडरलाइंग करेंसी रिस्क मतलब अलग अलग देशों में करेंसी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं कि नहीं, कि अगर हम लोग इस देश में काम करते हैं तो हमारा कितना करेंसी फ्लक्चुएशन होगा, उस देश में काम करेंगे तो कितना करेंसी फ्लक्चुएशंस होगा, ठीक है। तो करेंसी रिस्क क्या है कि अगर हम लोग अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज होता है। तो ये हो गया हम लोग का जियोग्राफिकल सेगमेंट जो है, उसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, सेकंड, नेक्स्ट हेडिंग करो। ये देखो, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि बिजनेस सेगमेंट जो है वो क्या है, और जियोग्राफिकल सेगमेंट जो है वो क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लिखो, ए रिपोर्टेबल सेगमेंट is a business segment or geographical segment identified on the basis of definition as per AS 70। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या हो सकता है? अगर बिजनेस सेगमेंट है तो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकता है, या फिर जियोग्राफिकल सेगमेंट वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया तो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकता है, आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन एज पर एज 17, ठीक है। तो एज 17 के हिसाब से अगर कोई सेगमेंट जियोग्राफिकल सेगमेंट हुआ या फिर बिजनेस सेगमेंट हुआ तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है हमें, सेगमेंट रेवेन्यू क्या होता है। सेगमेंट रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू का मतलब सेल, तो कोई भी सेगमेंट जो सेल करेगा वही उसका रेवेन्यू होगा। जैसे कि देखो, हम बताते, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो एग्जांपल लिया था, तो ये देखो, ये सब अलग अलग क्या हो गए। ये शर्ट से जो सेगमेंट रेवेन्यू है 50 लाख है, शूज वाले से 20 लाख, एक्सेसरीज से 30 लाख, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू में कौन से सेगमेंट में कितना रेवेन्यू है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का सेगमेंट रेवेन्यू कहलाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर सेगमेंट रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। जैसे 100 लाख में कितना शर्ट, कितना शूज और कितने एक्सेसरीज में जा रहा है, वो आइडेंटिफाइबल है तो वो सेगमेंट रेवेन्यू है। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर सेगमेंट रेवेन्यू नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू डायरेक्टली attributable to a segment, it does not include तो बोल रहा है प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए सेगमेंट, मतलब एंटरप्राइज का जो रेवेन्यू है, जैसे एग्जांपल में 100 लाख, उसका प्रोपोर्शन करके अगर हम लोग किसी सेगमेंट में डायरेक्टली उसे एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, एप्लीकेबल कर पा रहे हैं या एलोकेट कर पा रहे हैं, जो भी बोलो, तो वो होता है सेगमेंट रेवेन्यू। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई इनकम है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे अगर कैश फ्लो में याद है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का मतलब है जैसे मान लो हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम से कोई कंपेंसेशन मिला, मान लो हमारा कोई इंश्योरेंस किया हुआ था और उससे हमें कोई कंपेंसेशन मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गया। या फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, तो हम लोगों ने कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रखा था शेयर में या फिर किसी और तरीके का, तो शेयर से हमें डिविडेंड मिला या फिर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला, तो वो भी हमारे सेगमेंट रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा। मतलब सीधा बात है, देखो रेवेन्यू का मतलब डे टू डे के बिजनेस से जो होता है, तो शर्ट वाला रेवेन्यू क्या है, शर्ट बेच के जो आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर उस सेक्शन में मेरा कुछ भी आ रहा है तो वो उसमें एड ऑन नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेच दिया और उस पे हमें कुछ गेन हुआ, वो भी नहीं आएगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो भी नहीं आएगा। तो ये तो देखो बड़ा ही नॉर्मल बात है, ये तो अकाउंट्स का मेन बात ही होता है कि अगर हमारा डे टू डे का बिजनेस से जो आ रहा है वही मेरा रेवेन्यू होता है, बाकी अगर किसी भी तरीके से मेरा कुछ अर्निंग हो रहा है वो मेरा इनडायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है, वो मेरा रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता। जैसे ट्रेडिंग में जो बाई सेल लिखते हो वही रेवेन्यू है, ठीक है। इसके अलावा पीएल में जो भी लिखते हो, जैसे कि इंटरेस्ट का इनकम लिखते हैं हम लोग, बाई इंटरेस्ट, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, बाई डिविडेंड रिसीव्ड, या फिर बाई रेंट रिसीव्ड, तो ये सब हम लोग का क्या है, अदर इनकम, मतलब इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का भाग होता है लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है कि सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब वो रेवेन्यू जो टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसका प्रोपोर्शन अगर करके हम लोग किसी सेगमेंट में एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो फिर वो सेगमेंट रेवेन्यू होगा, बट उसमें ये सारी चीज इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे सेगमेंट एक्सपेंस। सेगमेंट एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस रिलेटिंग फ्रॉम, सॉरी रिजल्टिंग फ्रॉम होगा, रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ सेगमेंट। पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज, ब्रैकेट में लिख दो, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंस दैट कैन बी allocated on reasonable basis to the segment। तो सेगमेंट एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ सेगमेंट, मतलब किसी एक सेगमेंट को चलाने के लिए जो भी खर्चा हुआ वही हमारा सेगमेंट एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे देखो ये शर्ट वाले रेवेन्यू को पाने के लिए हमें 50 लाख का कॉस्ट पेयर करना पड़ा, शूज में 10 लाख का, एक्सेसरीज में भी 10 लाख का, तो ये सेगमेंट के खर्चे को चलाने के लिए जो भी हम लोगों ने हमारा खर्चा हुआ, ठीक है, सेगमेंट को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा हुआ वो सेगमेंट एक्सपेंस होगा, ठीक है। पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंसेस, पूरे एंटरप्राइज का जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है पूरे एंटरप्राइज का एक्सपेंसेस आई थिंक 70 लाख दिखाया था, ठीक है, वो अगर एलोकेट कर पा रहे हैं हम लोग रीजनेबल बेसिस पे सेगमेंट पे, तो फिर वो भी एक पॉइंट है सेगमेंट एक्सपेंस होने का। मतलब सीधा बात है, जैसे रेवेन्यू, ठीक है, वैसे ही एक्सपेंस। तो सेगमेंट को ऑपरेट करने का जो खर्चा है वही सेगमेंट एक्सपेंस कहलाता है, लेकिन बात यह है कि टोटल एक्सपेंसेस का जो पोर्शन उस सेगमेंट एक्सपेंसेस में एलोकेट होगा, अगर वो हम लोग वो एलोकेट कर पा रहे रीजनेबल बेसिस पे, तो ही वो सेगमेंट एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे ये 70 लाख में से ये 50 लाख इधर आ रहा है, ये 10 लाख और ये 10 लाख, ये तो मैंने एग्जाम्पल में दे दिया, बट ये प्रैक्टिकली हम लोगों के पास आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, कुछ तो एक बेसिस होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग ये 70 लाख को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अगर कर पाते हैं तो फिर हम लोग बोलेंगे कि हमारे सेगमेंट का इतना खर्चा है।
अच्छा, अब इसमें इंक्लूड क्या क्या नहीं होता है वो लिखेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस वो भी इंक्लूड नहीं करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के हम लोग का कुछ लॉस हो गया, ठीक है, तो क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचने का काम करते हैं तो हमारा कोर बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगा, तब तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली देखो, हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो वो तो अलग चीज हो जाएगा ना। तो अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो देखो हमारा मतलब क्या है, डे टू डे का एक्टिविटी के साथ मैच होना चाहिए। अगर डे टू डे के एक्टिविटी से जो इनकम आ रहा है वो नहीं है हमारा, तो फिर वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लाइक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गया, अचानक से हमारा कोई ऐसा खर्चा आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। क्योंकि इनकम टैक्स एक्सपेंसेस क्यों नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि इनकम टैक्स कभी सेगमेंट वाइज पे नहीं होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पे होगा, इसीलिए इनकम टैक्स का खर्चा भी सेगमेंट एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होता है। कोई इन्वेस्टमेंट किया था हम लोगों ने, वो बेचा, बेच के लॉस हुआ, तो वो थोड़ी ना मेरा डायरेक्ट बिजनेस एक्टिविटी है कि वो हम सेगमेंट एक्सपेंस दिखा दे। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे एक स्टार देते, इसको अलग से लिखवाएंगे। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो वो भी हमारा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। अब इंटरेस्ट में जो स्पेशल पॉइंट लिखना है उसमें लिखो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट एंड अदर लाइबिलिटीज शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेगमेंट एक्सपेंस unless the operations of segment are primarily of financial nature। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ओवरड्राफ्ट एंड अदर लाइबिलिटीज। जैसे हमें किसी वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जैसे हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा कोई लाइबिलिटी है, उसके अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, जैसे हम लोगों ने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, या फिर कुछ और क्रेडिटर से उधार लेकर रखा है, ठीक है, वो क्रेडिटर ने बोला है कि इतने से ज्यादा दिन हो जाएगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड अदर लाइबिलिटीज तो कुछ भी हो सकता है, शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेगमेंट एक्सपेंसेस। इस तरीके का अगर हम लोग को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये हमारे सेगमेंट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होगा, अनलेस द ऑपरेशंस ऑफ सेगमेंट आर प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल नेचर। मतलब अगर मेरा जो बिजनेस सेगमेंट आ रहा है निकल के, ठीक है, मेरा जो बिजनेस सेगमेंट आइडेंटिफाई हुआ है उसका काम ही अगर है, वो अगर फाइनेंशियल नेचर का है, मतलब जैसे कि बैंक, ठीक है, तो बैंक का काम क्या है, लोगों का पैसा रखना, जैसे कि या फिर लोन देना। तो यहाँ पर खर्चे का बात आ रहा है, तो खर्चे का बात आ रहा है तो देखो, बैंक अगर लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट का इनकम होता है, बैंक अगर पैसा एफडी रखता है तो उसे इंटरेस्ट के साथ वो लौटाना पड़ता है, वो उसका एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो बैंक मान लो किसी का पैसा एफडी रख रहा है, वो बहुत सारे कस्टमर का रखेगा, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो तो बैंक का कोर एक्टिविटी है, ठीक है, वो तो मतलब बैंक का काम ही तो है फाइनेंशियल नेचर
नेचर का, तब वो हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस का पार्ट होगा या सेगमेंट एक्सपेंस का पार्ट होगा। मतलब मेरा सेगमेंट अगर फाइनेंशियल नेचर का है, मतलब उसका काम ही है ऐसा कि उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस करना उसका जो है रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में आ रहा है, जैसे बैंक का आ रहा है, ठीक है, एफडी रखोगे तो इंटरेस्ट के साथ लौटाना है, तो फिर वो तो हम लोग का क्या है, डे टू डे का बिजनेस एक्टिविटी हो गया ना। तो फिर वो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है सेगमेंट का पार्ट होगा, अदरवाइज वो हमारे सेगमेंट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के बाद और एक पॉइंट इंटरेस्ट पे ही, एज पर A16 if interest is included as part of cost of inventories, then such inventories are segment asset and such interest is segment expense। अच्छा, अब ये क्या पॉइंट है देखो, यहाँ पर क्या बोला है, ये भी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो बोल रहा है कि एज पर A16 जो कि हम लोग कर चुके हैं, इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, अगर मेरा इंटरेस्ट मेरे इन्वेंट्रीज का कॉस्ट का पार्ट हो रहा है, देन सच इन्वेंट्रीज आर सेगमेंट एसेट एंड सच इंटरेस्ट इज सेगमेंट एक्सपेंसेस। तो उस इन्वेंट्री को सेगमेंट एसेट बोलेंगे और उस इंटरेस्ट को सेगमेंट एक्सपेंस बोलेंगे। अच्छा, इसको हम समझाते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग का जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में हम लोग जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा इन्वेंट्री, ठीक है, कि हम ये स्टॉक बेचते हैं, मान लो हम लोग ग्रोसरी बेचते हैं, ठीक है, तो ये सारा ग्रोसरी का स्टॉक, मतलब ये हम लोग का हो गया इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कितने रुपए का इन्वेंट्रीज खरीदा है, मान लो हम लोगों ने 60,000 का इन्वेंट्री खरीदा है। अब हमें इन्वेंट्री खरीदने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया है, लोन ले लिया है। कितने का लोन ले रखा है, मान लो 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, और उसमें से हम लोगों ने 60,000 का हमारा इन्वेंट्री खरीद लिया। अब इस लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट लग रहा है मान लो लोन पे 10,000 रुपीज का, ठीक है। तो A16 हमें क्या बोल रहा है कि ये जो 10,000 है ये हमारे इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग इसको कॉस्ट का पार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज A16 बोला हुआ है। तो इन्वेंट्री का कॉस्ट हो जाता है 70,000 उसके हिसाब से। तो ये जो इंटरेस्ट है 10,000, ठीक है, ये मेरा सेगमेंट एक्सपेंस कहलाएगा इंटरेस्ट होने के बाद भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा सेगमेंट एक्सपेंस नहीं कहलाता है जब तक फाइनेंशियल नेचर का हमारा वो सेगमेंट ना रहा हो। लेकिन यहाँ पर देखो, हम लोग तो बेच रहे हैं ग्रोसरी, तो कौन सा हमारा फाइनेंशियल नेचर है, नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग जो इंटरेस्ट का खर्चा कर रहे हैं वो हम लोगों ने किया क्या, क्यों किया, इन्वेंट्री को खरीदने के लिए। तो इन्वेंट्री बेचना तो हमारा जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, अब ये सेगमेंट का एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। जो मेरा ग्रोसरी सेगमेंट है उसका एक्सपेंस माना जाएगा, और ये जो 70,000 का मेरा इन्वेंट्री है उसे वो मेरा सेगमेंट एसेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट पे दो मेन पॉइंट ये हमें जरूर याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग सेगमेंट एक्सपेंसेस के बाद थर्ड नंबर पे जाते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे सेगमेंट रिजल्ट। तो किसी एक सेगमेंट से हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट का मतलब होता है कि प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को लेस करोगे तो पता चल जाएगा। तो सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल बात है, देखो सेल से एक्सपेंस हटाने से ही तो हमें पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या हुआ। फिर सेगमेंट एसेट क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट एसेट का मतलब देखो, एसेट का जो मतलब है वो तो
होगा ही होगा कि एसेट का मतलब ये होता है, ठीक है, वो तो नॉर्मल डेफिनेशन है कि एसेट का मतलब क्या होता है। और सेगमेंट एसेट का मतलब इट डज, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है वो देखो। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट, एसेट यूज फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस। मेनली ये दो चीज हमारा इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी जो एसेट के डेफिनेशन में आएगा वो हम लोग का सेगमेंट एसेट कहलाएगा, ठीक है। सेगमेंट एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, इनकम टैक्स एसेट। तो इनकम टैक्स का तो मैंने कंसेप्ट पहले ही बोला कि इनकम टैक्स जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होता है, इसलिए सेगमेंट एसेट में इनकम टैक्स एसेट नहीं आएगा, ठीक है। और ये वैसे भी AS 22 में हम लोग डील करते हैं कि इनकम टैक्स एसेट क्या कैसे क्या करना पड़ता है, ठीक है, ये AS 22 में डील होता है। और एसेट यूज फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। जो एसेट हम लोग हेड ऑफिस में यूज कर रहे हैं वो हमारा सेगमेंट एसेट नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो मेरा ये यहाँ पर 3 बिजनेस सेगमेंट है, ठीक है। ये देखो, ये 3 बिजनेस सेगमेंट है, तो इसका अपना सब जो है स्ट्रक्चर होगा। जैसे ये इस सेगमेंट में जो है अलग सारे मतलब अरेंजमेंट हो गए, इस सेगमेंट को चलाने के लिए अलग सारे अरेंजमेंट हो गए, मतलब इस सेगमेंट का अपना अलग एसेट होगा, इस सेगमेंट का अपना अलग एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, लाइबिलिटीज होगा, सारा चीज होगा, ठीक है। लेकिन ये ABC लिमिटेड का पूरे ऑर्गेनाइजेशन का तो एक हेड ऑफिस होगा, एक तो हेड ऑफिस होगा, ये सब तो सेगमेंट हो गए। तो हेड ऑफिस में मान लो जो भी एसेट है, लाइक हेड ऑफिस में मान लो एक फर्नीचर है, या फिर कोई AC लगा हुआ है, या फिर प्रिंटर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, ठीक है, जो भी है, या फिर फर्नीचर वगैरह यूज करने के लिए जो भी है, तो ये जो हेड ऑफिस में जो एसेट्स बिलोंग कर रहा है वो कभी भी हमारे सेगमेंट एसेट्स का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सेगमेंट में यूज ही नहीं हो रहा है, तो वो सेगमेंट एसेट का पार्ट क्यों होगा, वो तो हेड ऑफिस में यूज हो रहा है, ठीक है। तो एसेट यूज फॉर जनरल पर्पस ऑफ हेड ऑफिस, तो वो हमारे यहाँ पर नहीं आएगा सेगमेंट एसेट में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट लाइबिलिटी। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स लाइबिलिटी। जैसे इनकम टैक्स एसेट नहीं आता है, वैसे इनकम टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगा। जनरल बोरोइंग ऑफ हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ने अगर किसी तरीके का बोरोइंग किया है तो उससे जो भी लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट इज रिपोर्टेबल इफ। तो अगर मेरा कोई बिजनेस सेगमेंट है या जियोग्राफिकल सेगमेंट है, वो रिपोर्टेबल कब होगा, तो वो टेस्ट करने के लिए हमारा 3 रूल्स दिया गया है, तो वो टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं कि ये सेगमेंट हमारा रिपोर्टेबल है या नहीं है। तो पॉइंट A, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड इंटरनल कस्टमर ट्रांसफर greater than equal 10% of total
रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट। तो क्या लिखा हुआ है बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट में? बोल रहा है कि इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटरनल कस्टमर ट्रांसफर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। वैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर का मतलब होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले को जब हम लोग बेच रहे हैं, इंटरनल मतलब क्या होता है, कभी कभी सेगमेंट जो है वो आपस में सेल परचेस कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी सेगमेंट भी आपस में सेल परचेस कर सकते हैं, उसको बोला जा रहा है इंटरनल कस्टमर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड लिखेंगे। तीन हमें जो है इसका रूल्स देखना है। सेकंड वाले में लिखेंगे और इट इज रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस whichever is greater in absolute amount, greater than equal 10% of combined result, whichever is greater in absolute amount, or its asset ten percent of total asset of all segments. तो यहाँ पर बोला है, देखो, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटरनल कस्टमर। ये कैसे होगा वो हम बता देंगे, बस मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब समझा दिया। फिर बोला है इट रिजल्ट्स जो है विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। ये भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू attributable to reportable segment constitutes less than 75% of the total enterprise revenue. Additional segments should also be identified as
रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। अब इसके बाद और एक पॉइंट दिया है, देखो ये तो देखो, ये जो 3 पॉइंट है ये टेस्ट करने का है, ठीक है, कि कौन सा सेगमेंट हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अगर कोई सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट है या जियोग्राफिकल सेगमेंट है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए तो हमें ये बताया कि जियोग्राफिकल सेगमेंट, या ये देखो ये सब जो फैक्टर्स बताया था कि कोई सेगमेंट जियोग्राफिकल सेगमेंट है कि नहीं, या फिर जो है बिजनेस सेगमेंट है कि नहीं, ठीक है। अब अगर जियोग्राफिकल या बिजनेस सेगमेंट है तो क्या वो रिपोर्टेबल है, तो रिपोर्टेबल कब होगा, अगर ए बी या सी में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो रिपोर्टेबल होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हुआ तो बोल रहा है कोई भी एक्सटर्नल रेवेन्यू attributable to reportable segment constitute less than 75% of the total enterprise revenue. Additional segment should also be identified as reportable segment। मतलब ये समझो क्या बोला है, ये एक एंटरप्राइज है, ठीक है। इसका मान लो टोटल रेवेन्यू है ₹100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम लोगों ने कुछ रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये कुछ सेगमेंट बना रहे हैं इनका, ठीक है। ठीक है, तो मान लो ये जो सॉलिड ऐसे पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, ये सब मान लो है रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये सब रिपोर्टेबल है, ठीक है। ये क्यों रिपोर्टेबल है, उन्होंने ये तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा तो वो रिपोर्टेबल हो गया, ठीक है। अब इस इंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू कितना है, 100। अब 100 का 75% कितना होता है, 75%, 75 होता है, ठीक है। अच्छा, अब रिपोर्टेबल जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, रिपोर्टेबल सेगमेंट का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो मान लो है 70, ठीक है। तो इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट में जो एक्सटर्नल रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब बाहर के लोगों को बेच के, कोई सेगमेंट वाइज सेल करके नहीं, बाहर के लोगों को बेच के जो भी अर्निंग किया है, जो कि मैंने एग्जांपल में लिया है 70, ठीक है। तो ये ₹70, तो एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये मेरा आंसर आ गया 70, लेस देन 75% ऑफ टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू। तो टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू 75, उससे लेस अगर हो रहा है तो लेस हो रहा है, 70 लेस देन 75 होता है। एडिशनल सेगमेंट शुड ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो बाकी जो भी सेगमेंट है वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा। मतलब ये जो गोला गोला देख रहे हो ये, ठीक है, ये जो रिपोर्टेबल नहीं हुआ था इसे भी हम लोग रिपोर्टेबल सेगमेंट मान लेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग का रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, ये हम लोग का रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग का रिपोर्टेबल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो भी है वो अगर टोटल रेवेन्यू के 75% से कम है, तो बाकी जो सेगमेंट पहले रिपोर्टेबल नहीं हुए थे, क्यों नहीं हुए थे, शायद उन्होंने ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया था, इसी वजह से नहीं हुए थे, तो वो अब जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ये एक पॉइंट हम लोगों ने देखा, फिर नेक्स्ट देखो, ए सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज reportable segment in the immediately preceding period
because it satisfied the limits should continue to be reportable segment for the current period, notwithstanding that its revenue result or assets are no longer meet the 10% लिमिट। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट क्या है ये समझो, इसमें क्या बोला है। एक सेकेंड। हम्म, बोल रहा है ए सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग पीरियड बिकॉज इट सेटिस्फाइड द लिमिट शुड कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेबल सेगमेंट। मतलब मान लो कोई एक सेगमेंट प्रीवियस ईयर रिपोर्टेबल था, प्रीवियस ईयर कोई एक सेगमेंट मान लो रिपोर्टेबल था, ठीक है। क्यों रिपोर्टेबल हुआ था? क्योंकि उसने जो लिमिट्स है वो सेटिस्फाई किया था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है। अब मान लो रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है उसका एक नाम ले लेते हैं, ए है, ठीक है। ए रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ था, क्यों? क्योंकि उसने जो लिमिट है वो सेटिस्फाई किया था। ये देखो वही चीज लिखा है, सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट, दैट मींस एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड बिकॉज इट सेटिस्फाइड द लिमिट। प्रीसीडिंग पीरियड तो मैंने प्रीवियस ईयर लिख दिया, शुड कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर द करंट पीरियड। तो ये करंट पीरियड मतलब जो करंट पीरियड है उसके पहले वाले को हम लोग उसके आगे जो है फॉरवर्ड में जो है उसे हम लोग प्रीसीडिंग बोलेंगे, ठीक है। ये इसका प्रीसीडिंग हो गया या फिर प्रीवियस हो गया, तो जो भी बोलो। तो करंट ईयर में भी वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो ये ए जो है ये आगे जाके भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट्स रेवेन्यू रिजल्ट और एसेट आर नो लॉन्गर मीट द 10% लिमिट। तो अगर प्रीवियसली या प्रीसीडिंग पीरियड में कोई एक सेगमेंट रिपोर्टेबल रहा तो उसके जस्ट बाद वाले ईयर में भी वो रिपोर्टेबल रहेगा, चाहे वो लिमिट्स को सेटिस्फाई करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रेवेन्यू रिजल्ट एसेट का मतलब क्या है, रेवेन्यू रिजल्ट एसेट से ही लिमिट्स बने हुए हैं। ये देखो रेवेन्यू रिजल्ट और एसेट, ठीक है, इसी से जो है लिमिट्स बने हुए। तो रेवेन्यू रिजल्ट एसेट कुछ भी रहा हो, वो 10% वाला लिमिट जो है फॉलो कर रहा हो या ना कर रहा हो, अगर प्रीवियसली फॉलो किया है तो करंट ईयर में वो ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। लेकिन क्या उसके बाद भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट रहेगा? नहीं, उसके बाद फिर से उसका क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। अगर हो रहा है तो रिपोर्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बार रिपोर्टेबल होने के बाद जस्ट उसके बाद वाले ईयर में वो ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी रिपोर्टेबल रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स।
तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स कैसा होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी के बारे में एक साइड लिख के दिखाते हैं और एक साइड में सेकेंडरी के बारे में लिख के दिखाते हैं। प्राइमरी फॉर्मेट, सेकेंडरी फॉर्मेट। ठीक है। अगर बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट, ऐसे लिखो। यहाँ पर हो जाएगा ठीक है। तो प्राइमरी फॉर्मेट और सेकेंडरी फॉर्मेट, अगर किसी का बिजनेस सेगमेंट मेन है, जियोग्राफिकल सेगमेंट जो है वो सेकेंडरी है, तो वो प्राइमरी फॉर्मेट यूज करेगा। मतलब अगर किसी का बिजनेस सेगमेंट से आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, और जियोग्राफिकल सेगमेंट उसका सेकेंडरी आ रहा है, ठीक है, तो उसे प्राइमरी फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। और अगर सेगमेंट वाइज आइडेंटिफाई में कोई जियोग्राफिकल सेगमेंट जो है वो आसानी से आइडेंटिफाइबल हो रहा है कंपेयर टू बिजनेस सेगमेंट, तो वो हम लोग का सेकेंडरी फॉर्मेट उनको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे बिजनेस में बिजनेस सेगमेंट है कि जियोग्राफिकल सेगमेंट है, तो अगर मेन बिजनेस सेगमेंट है, सेकेंडरी जियोग्राफिकल है, तो मेरा प्राइमरी फॉर्मेट है। मतलब सीधा बात है, अगर बिजनेस सेगमेंट से आइडेंटिफाइबल है तो प्राइमरी फॉर्मेट है, मेन अगर वो है तो प्राइमरी फॉर्मेट है, और अगर जियोग्राफिकल सेगमेंट मेन है तो वो सेकेंडरी फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग का प्राइमरी फॉर्मेट में क्या आने वाला है, सेगमेंट रेवेन्यू। एक्सटर्नल, अदर सेगमेंट। सेगमेंट रिजल्ट, फिर लिखो कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट, टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटी, टोटल एक्सपेंस, एनी अदर सिग्निफिकेंट आइटम। ठीक है। तो हम लोग का जो प्राइमरी फॉर्मेट है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट, उसमें हमें ये देखना है कि प्राइमरी फॉर्मेट कब हो रहा है, अगर बिजनेस सेगमेंट मेन है तो। ठीक है। फिर उसमें हमें क्या दिखाना है, सेगमेंट का रेवेन्यू, इंटरनल भी मतलब एक्सटर्नल भी, इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों को, इंटरनल मतलब अदर सेगमेंट के साथ जो भी हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सेगमेंट का रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब क्या था, रेवेन्यू और जो एक्सपेंस है उसका डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट, कैरिंग अमाउंट का मतलब जैसे कोई एसेट 100 रुपए का था, उस पर 20 का डिप्रिशिएशन लगा, 80, फिर मान लो लगा 15 का डिप्रिशिएशन, तो बचा कितना, आई थिंक 65। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कैरिंग अमाउंट। तो वो कैरिंग अमाउंट भी दिखाना है। टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटी, सेगमेंट का लाइबिलिटी कितना है वो दिखाना है। टोटल एक्सपेंस दिखाना है। और अगर कोई और सिग्निफिकेंट आइटम है सेगमेंट का तो वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडरी फॉर्मेट कैसे होता है, सेकेंडरी फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू। ठीक है।
बेस्ड ऑन जियोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रेवेन्यू दिखाएंगे जो कि जियोग्राफिकली बेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर जियोग्राफी सेगमेंट ही मेन है, तो रेवेन्यू भी जियोग्राफिकली दिखाएंगे। मतलब अगर हमारा इंडिया से इनकम हो रहा है वो कितना, इंडिया के बाहर से कहीं से इनकम हो रहा है, ठीक है, तो वो कितना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट। सेगमेंट एसेट से जो मतलब जो हमारा सेगमेंट एसेट है उसका क्या कैरिंग अमाउंट है वो भी हमें बताना है, और वो भी हमें बेस्ड ऑन जियोग्राफिकली बताना है। मतलब इंडिया के अंदर जो सेगमेंट में एसेट है उसका क्या है, और बाहर जो है उसका क्या है, ठीक है, बेस्ड ऑन जियोग्राफी। तो क्योंकि यहाँ पर जियोग्राफिकली सेगमेंट मेन है तो सारी चीज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकली होना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन जियोग्राफी बोलो या जियोग्राफिकली होना चाहिए। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वर सेगमेंट एसेट। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वायर सेगमेंट एसेट। सेगमेंट में जो एसेट हम लोगों ने खरीदा है, ठीक है, उसका कितना कॉस्ट हुआ वो भी हमें बताना पड़ेगा, बस और कुछ हमें नहीं बताना होता है सेकेंडरी फॉर्मेट में, ठीक है। तो प्राइमरी फॉर्मेट में ये सब बताना होता है, सेकेंडरी फॉर्मेट में हमें ये सब बताना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमें, एक सेकेंड वेट करो, बताती हूँ। इसके अलावा हमें क्या और कुछ डिस्क्लोज करना है, तो लिखो अदर डिस्क्लोजर, ये पढ़ना है। अदर डिस्क्लोजर, और क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इफ एनी, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है तो वो। प्राइसिंग ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर ऑन व्हाट बेसिस। पॉइंट नंबर 3, मतलब ये मैंने ऐसे पॉइंट इस तरीके से लगाया, या फिर तुम लोग चाहो तो ऐसे 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे एनी चेंज इन above .2, any other significant information। एनी अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है।
तो देखो अब और हमें क्या डिस्क्लोज करना है, अगर हमारा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है तो वो डिस्क्लोज करना है। प्राइसिंग ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर ऑन व्हाट बेसिस, तो हम लोग जब इंटर सेगमेंट ट्रांसफर करते हैं तो कौन से बेसिस पे करते हैं और उससे क्या प्राइस निकल के आता है वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर हमारा जो पहले प्राइस था वो अगर कोई चेंज हो रहा है या बेसिस चेंज हो रहा है तो एनी चेंज इन एबव पॉइंट टू वो बोला है। और एनी अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, इसके अलावा ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट है वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस कंप्लीट हो गया, इसमें बस इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सबसे पहले चलो एमसीक्यू करके देखते हैं। ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है एमसीक्यू में, पहले एज पर एस 17 reportable segment are those whose total revenue from external sales and internal segment sale is 10% or more of the total revenue of all segment, 10% or more of the total revenue of all external segment, 12% or more of the total revenue of all segment, 12% or more of the total revenue of all external segment। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? तो इसके लिए देखो, जो तीन क्राइटेरिया लिखा हुआ था ना उसमें से पहला वाला क्राइटेरिया जो है वो आंसर है, तो वो देख के मुझे बोलो कि क्या आंसर होगा। जैसे कि हम यहाँ से दिखा देते हैं, ये रहा, यहाँ से बताना है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटरनल कस्टमर ट्रांसफर ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट। बोलो कौन सा आंसर होगा? दिखा भी दिया मैंने, कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, सही है ऑप्शन ए। 10% ऑफ और मोर, यानी 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, 10% और मोर का मतलब ही तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% होगा ना, ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट। ठीक है, ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट। ठीक है, ये 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल, ये एक्सटर्नल सेगमेंट लिखा है, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, 12% का तो कुछ क्राइटेरिया है ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों मैंने इसीलिए काट दिया। ठीक है, ये दोनों हो ही नहीं सकता है क्योंकि 12% वाला कोई क्राइटेरिया हम लोग का है। अच्छा, फिर पॉइंट टू देखो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बोल रहा है मैनेजमेंट has a discretions to include a segment as a reportable segment even if it passes the 10% materiality test। अब ये 10% materiality का मतलब होता है important। ठीक है, तो 10% materiality test का मतलब वो तीन टेस्ट जो ए बी सी दिया हुआ है, ये देखो सभी 10% वाला है, इसको बोलते हैं 10% materiality test। तो बोल रहा है मैनेजमेंट हैज a discretion to include segment as a reportable segment even if it passes 10% materiality test, management has a discretion to include any segment as a reportable segment if it fails the 12%। तो ये तो पहले ही हटाओ, 12% materiality test बोल के तो कुछ टेस्ट था ही नहीं हमारा, तो फिर ये कैसे हो सकता है? It is mandatory for the management to include the segment as a reportable segment if it passes 10% materiality test. It is not mandatory for the management to include the segment as a reportable segment if it passes the 10% materiality test। ये भी गलत है, ये मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी है। इसीलिए तो ये पढ़ रहे हैं कि भाई पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस सेगमेंट है कि जियोग्राफिकल सेगमेंट, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये रिपोर्टेबल होगा कि नहीं। तो वो तीन क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद देखेंगे कौन से क्राइटेरिया, कोई भी एक क्राइटेरिया को मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो रिपोर्टेबल सेगमेंट तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो 10% मेटेरियलिटी टेस्ट पास करने के बाद तो मैंडेटरी, अगर कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होता है तो उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट में इंक्लूड करना। तो बी डी तो पूरा पूरी गलत है। और बाकी ये दोनों में से अब बोलो कौन सा सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, मैंडेटरी होता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि उनको फिर सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि ले कि नहीं ले। डिस्क्रिएशन वाला पॉइंट कैसे हो जाएगा? डिस्क्रिएशन मतलब सोचना, इस तरीके का पॉइंट हो गया, तो वो मैंडेटरी हो जाता है और कुछ सोचने वाला बात है नहीं। अगर 10% क्राइटेरिया फुलफिल कर गया तो फिर वो हम लोग का जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या बोला है।
बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। द ओवरऑल टेस्ट ऑफ 75% कंसिडर ओनली एक्सटर्नल रेवेन्यू टू कंप्यूट द थ्रेशोल्ड लिमिट। द ओवरऑल टेस्ट ऑफ 75% कंसिडर ओनली इंटरनल रेवेन्यू टू कंप्यूट द थ्रेशोल्ड लिमिट। The overall test of 75% consider both internal and external revenue to compute the threshold limit. It is management choice whether they want to include both external or internal revenue for computing threshold limit. तो ये कौन सा वाला है, वो 75%, और मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था ना, ये देखो, सॉरी इधर नहीं, ये वाले। एक्सटर्नल रेवेन्यू। हाँ, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। और ए हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए होगा। ये देखो, अभी तो किया, ये देखो, ये अगर रिपोर्टेबल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू का 75% से कम है, ठीक है, तो बाकी जो सेगमेंट है वो भी रिपोर्टेबल हो जाएंगे। तो वही थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब वही कंडीशन बता रहा है। द ओवरऑल टेस्ट ऑफ 75% कंसिडर ओनली एक्सटर्नल रेवेन्यू। तो ये जब चेक करते हैं सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू चेक करते हैं, ये देख यहाँ दिया हुआ है, सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला है इंटरनल रेवेन्यू, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसा तो हमारा रूल्स है नहीं, तो रूल्स के अगेंस्ट में तो हम लोग जा नहीं सकते। बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ये भी नहीं चलेगा। और ये कोई मैनेजमेंट का चॉइस नहीं है कि मेरा मन चाहे तो हम एक्सटर्नल ले ले, मेरा मन चाहे तो इंटरनल ले ले, ऐसा नहीं। जो रूल्स बोला गया है, जो लॉ है, वही फॉलो करना पड़ेगा। तो 3 का ए हो जाएगा। फोर्थ नंबर में क्या बोला है, पढ़ के देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं। The 10% test computed on the basis of revenue consider both internal and external revenue to compute the threshold limit। तो तुम लोग देखो ना क्या लिखा हुआ है, मैंने तो लिखवा दिया है। The 10% test computed on the basis of revenue, revenue वाला ही चेक करो, revenue पे सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। Consider only external revenue to compute the threshold limit। The 10% test computed on the basis of revenue consider only the internal revenue to compute the threshold limit। It is management choice whether they want to include both external and internal revenue to compute the threshold लिमिट, मतलब रेवेन्यू वाला, ये देखो। तो चॉइस तो मैनेजमेंट का कुछ होता नहीं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा 10। हाँ, ये देखो, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटरनल कस्टमर, ये देखो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू, तो कस्टमर से तो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो फिर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है एक्सटर्नल, सिर्फ ये गलत है। ठीक है, ओनली इंटरनल बोला है, ये भी गलत है। पहला बात है कि इंटरनल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये भी नहीं आएगा, और ऊपर से ये मैनेजमेंट का चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिफ्थ में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, काफी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, बोल रहा है इन केस ऑफ 10% टेस्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit or net loss respectively of all segment taken together becomes reportable segment। तो reportable segment कब होगा, in case of 10% test based on profit and loss। ये देखो, profit and loss वाला बोला है, ये वाला 10% combined result whichever is greater in absolute amount। तो if it is result मतलब profit और loss whichever is greater in absolute amount, तो जो absolute amount के हिसाब से greater होगा। ठीक है, तो अब ये एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब क्या होता है कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना होता है। ठीक है, हमें सिर्फ डिजिट्स देखना होता है। जैसे मान लो कि लॉस है 50 लाख का, ठीक है, तो मुझे लॉस है नेगेटिव है वो नहीं सोचना है, एब्सोल्यूट फिगर में देखना है, यानी 50 लाख। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है 100 लाख, लॉस है 50 लाख, ठीक है, या फिर उल्टा मान लो कि प्रॉफिट है 50, लॉस है 100 लाख, तो दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सा होगा, तो मुझे एब्सोल्यूट टर्म में देखना है। प्रॉफिट है कि लॉस वो मुझे फिलहाल कंसीडर नहीं करना है, एब्सोल्यूटली देखना है कि 100 ज्यादा होता है कि 50 ज्यादा होता है। तो 100 ज्यादा होता है, तो मुझे क्या करना है, विच एवर इज ग्रेटर में 100 लेना है। ठीक है, फिर मुझे चेक करना है कि वो 100 क्या 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट जो है विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। तो जैसे देखो, हम फिर से बता रहे हैं, एक एग्जांपल देने से समझ जाओगे। जैसे
प्रॉफिट है मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का 50 और लॉस है मान लो 100, ठीक है, तो ये दोनों में हायर कौन है, तो लॉस नेगेटिव होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट अमाउंट में देखना है, तो हायर होता है 100, ठीक है। तो इट इज रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, तो ये हो गया 100, ठीक है। फिर बोल रहा है ग्रेटर इक्वल टू 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, तो कंबाइन करने से एब्सोल्यूट टर्म में जो भी आ रहा है 150, इसका 10% कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो क्या 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये रिपोर्टेबल होगा इस तरीके से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने का कोशिश किया यहाँ पर। अब देखो ये बस ये ऑप्शंस में देखो क्या होगा, तो वो तुम लोग लैंग्वेज पढ़ के भी बता सकते हो। बोला इन केस ऑफ 10% इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस वी नीड टू कंसीडर दैट any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit or net loss respectively of all segment taken together becomes reportable segment. In case of 10% test based on profit or loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit after netting the losses. तो मैंने देखो लॉस नेट नहीं किया कि 100 और 50 नेट करके 50 कर दिया, ठीक है, तो नेट नहीं होता है, हमें एब्सोल्यूट फिगर में देखना होता है, तो ऑप्शन भी तो पहले ही कट हो जा रहा है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो हमारे कंसेप्ट के साथ नहीं जा रहा है। फिर क्या बोला है, इन केस ऑफ 10%, in case of 10% test based on profit and loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit or loss, whichever is higher in absolute figure of all segment taken together becomes reportable segment. फिर बोला in case of 10% based on profit or loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit or loss. तो अगर देखोगे तो ये यहां से लेके यहां तक हर एक पॉइंट में हमारा सेम डेटा दिया हुआ है, ठीक है, सेम लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। 10% और मोर देन द नेट प्रॉफिट, 10% या मोर देन द नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी है, तो यहां तक है। तो मेन हमें आंसर कैसे देना है, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान देते हुए देना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान दोगे तो ही आंसर दे पाओगे। क्या होगा, विच एवर इज लोअर इन एब्सोल्यूट फिगर ऑफ ऑल सेगमेंट टेकन टुगेदर बिकम्स रिपोर्टेबल सेगमेंट, विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट फिगर। तो देखो ना क्या प्रोविजन क्या लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आंसर होगा, लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझ जाओगे। और ए वाला भी देख लो, सेम वही, in case of 10% test based on profit and loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit or net loss respectively of all segment taken together becomes reportable segment। तो यहाँ पर बोलो कौन सा आंसर होगा। मैंने बता भी दिया, क्या देख के बोल सकते हो, अगर सारा पढ़ के अभी समझ में नहीं भी आ रहा है, मैंने ये बता दिया है कि देखो सब एक ही जैसा लिखा हुआ है एक्सेप्ट ये ब्रैकेट का आइटम, तो ये ब्रैकेट देख के बता सकते हो कि क्या आंसर होगा। ब्रैकेट देखोगे और वहां जो लिखा हुआ है वो देखोगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें इतना सोचने वाला क्या है। ऑप्शन सी। हाँ, तो ऑप्शन सी होगा ना, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, ये तो रहा हायर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फिफ्थ वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कोई एमसीक्यू नहीं है, चलो सिक्स्थ वाला करके देखते हैं। बोल रहा है नाथन लिमिटेड हैज थ्री सेगमेंट नेमली पी क्यू एंड आर, द एसेट ऑफ द कंपनी आर 15 करोड़, सेगमेंट पी हैज 4 करोड़, क्यू हैज 6 करोड़ एंड सेगमेंट आर हैज 5 करोड़। तो पूरे कंपनी का एसेट है 15 करोड़, यहाँ पर लिखते हैं। नाथन लिमिटेड, ठीक है, नाथन लिमिटेड जो है इनके 3 सेगमेंट है, ठीक है। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है 15 करोड़, ये बोला है, ठीक है। अच्छा, सेगमेंट पी का 4 करोड़, क्यू का 6 और आर का 5, और सेगमेंट वाइज 4 करोड़, 6 करोड़ और 5 करोड़। एसेट है सेगमेंट वाइज इतना, ठीक है। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूड इन द एसेट ऑफ ईच सेगमेंट आर, तो बोल रहा है कि इस एसेट में इंक्लूड है, क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये इंक्लूड है।
तीनों सेगमेंट का किसका कितना इंक्लूडेड है? पी का 1 करोड़, क्यू का 0.90 करोड़, इसका है 1 करोड़, 0.90 करोड़, 0.90 करोड़ और 0.80 करोड़। ठीक है, The accountant contains all these three segment are reportable. अकाउंटेंट ने तीनों सेगमेंट को रिपोर्टेबल बता दिया है, हमें कमेंट करना है, मतलब अकाउंटेंट ने सही किया है कि नहीं किया है वो हमें पता करना है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा कि नहीं वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो हमारे लिए ये 3 क्राइटेरिया होता है। अब मेरे पास क्वेश्चन में एसेट का डिटेल्स है तो मुझे एसेट वाले क्राइटेरिया पे जाना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। तो इसके हिसाब से तो इट्स एसेट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का एसेट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट, सारे सेगमेंट के टोटल एसेट के 10% से अगर ज्यादा होता है तो वो रिपोर्टेबल होगा। ये क्राइटेरिया हमें देखना है, ये क्राइटेरिया पे चेक करके देखना है। लेकिन देखो हम लोगों ने क्या सीखा था, सेगमेंट का एसेट मतलब क्या होता है? सेगमेंट का एसेट मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं जो सेगमेंट के एसेट में इंक्लूड नहीं होते हैं। उसमें से एक डेफर्ड टैक्स एसेट है, ये देखो पीछे लिखा होगा सेगमेंट का एसेट, ये देखो क्या नहीं इंक्लूड होता है? इनकम टैक्स एसेट, तो डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होता है, तो हम लोग को ये क्या कर देना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट को इंक्लूड करके हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर फिर कैसे करेंगे? तो ये देखो सोल्यूशन पी क्यू आर सेगमेंट, ठीक है, इन करोड़, एसेट गिवन, माइनस डेफर्ड टैक्स एसेट 1 रिवाइज्ड एसेट 3 करोड़, 5.1 और 4.2। ठीक है, ये सेगमेंट वाइज एसेट निकल गया। अब हमें टोटल करना है, टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट। थ्री प्लस 5.1 प्लस 4.2, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, 9 और 3 हो गया 12, 12.3 करोड़। ये हो गया सारे सेगमेंट का मिला के टोटल एसेट। अब हमें इसका 10% चेक करना है, 10% ऑफ टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट, तो 10% ऑफ 12.3 करोड़, तो ये कितना आ जाएगा? 1.23 करोड़। ठीक है, अब टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करना है? इट्स एसेट, देखो ऐसे ही लिखवाया है मैंने, इट्स एसेट, इट्स मतलब सेगमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट एसेट। अब चेक कर रहे हैं, एक एक करके अगर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे पी का चेक करते हैं। ठीक है, तो पी का कितना है? 3। ठीक है, ये क्या 10% ऑफ टोटल ऑफ ऑल एसेट है? 10%, अच्छा 1.23 ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.3 है? हाँ, इक्वल तो नहीं है बट ग्रेटर है, तो अगर है तो फिर रिपोर्टेबल। वही सीखा हम लोगों ने। क्यू का देख लो, क्यू का है इंडिविजुअली 5.1, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल 1.23 है? बिल्कुल, 5 ग्रेटर देन इक्वल 1.23 होता है, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो जाएगा? रिपोर्टेबल। और आर 4.2, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल 1.23 है? बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा रिपोर्टेबल। ठीक है,
तो ये भी हम लोग का रिपोर्टेबल हो गया। तो फिर अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट कर रखा है क्या वो सही है कि गलत? तो अकाउंटेंट ने सही किया है क्योंकि उसने सारे सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बता दिया है। चलो देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। मैंने तो अपने हिसाब से लिखा है, बट तुम लोग को तो सही तरीके से लिखना पड़ेगा। मतलब पहले प्रोविजंस, ये बात हम बार बार बोलते हैं, ये जरूर फॉलो करो एग्जाम में, पहले प्रोविजंस लिखना पड़े। तो अकॉर्डिंग टू A17 एटलीस्ट इतना बात तो लिखना पड़ता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट एसेट डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट। पहला बात है कि ये प्रोविजन, ये रूल्स में बोला हुआ है, तो इसीलिए हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट या इनकम टैक्स एसेट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। देयरफॉर द रिवाइज टोटल एसेट हम लोग का 12.3 करोड़ आ जाएगा। मैंने इस तरीके से दिखा है, तुम लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, इन्होंने जैसे लिखा है वैसे भी दिखा सकते हो, एक ही बात है। डिटेल्स ऑफ सेगमेंट वाइज एसेट 3 करोड़, 5.1 करोड़, 4.2 करोड़ आफ्टर एक्सक्लूडिंग deferred tax asset, thus all the three segment hold more than 10% of total asset। तो देखो ये जो सारे सेगमेंट है ये 10% ऑफ टोटल एसेट से ज्यादा एसेट होल्ड कर रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से लिख के दिखाया, तुम लोग ऐसे लिख के दिखाना, ठीक है। इन्होंने उतना लिख के दिखाया नहीं, जस्ट बोल दिया है कि 10% ऑफ टोटल एसेट से सारे सेगमेंट जो है वो अलग अलग, मतलब अलग अलग देखा जाए तो सारे सेगमेंट ऑफ एसेट्स जो है वो ज्यादा है 10% ऑफ टोटल एसेट से। तो ऑल सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये लिख दिया। फिर इसके बाद कंक्लूजन में हिंस द कंटेंशन ऑफ द अकाउंटेंट दैट ऑल थ्री सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट इज करेक्ट। तो इनका जो कहना है कि भाई सारे सेगमेंट ऑफ एसेट रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो ये इन्होंने सही बोल रखा है, ठीक है। तो अकाउंटेंट ने ये सही ट्रीटमेंट किया है। तो ये इस तरीके से पूरा चीज को लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने इतना दिखा दिया, तुम लोग ऐसे दिखा के आ जाओगे तो कैसे चलेगा? देखो ये बात हम बार बार बोलते हैं, ठीक है। हम ये लिख के इसीलिए देते क्योंकि हम अभी अगर एक एक चीज पे इतना लिखेंगे, क्योंकि तुम लोग का बहुत सारा एस है, तो थोड़ी ना कंप्लीट हो पाएगा, टाइम में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। तो ये मेन चीज जो है लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी एग्जाम में इसको लिख के आ जाओ। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि सारा चीज कवर कर लिया, बाई चांस टाइम नहीं बच रहा है, बस थोड़ा सा ही कर पाओगे, तो अलग बात है, जो जो मार्क्स मिलेगा मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख के आ जाओगे, छोड़ के क्यों आओगे? लेकिन लिखने का जो सिस्टम है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे लिख के आने से कुछ मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे में फिर आधा अधूरा मार्क्स मिलेगा। तो जो भी हमेशा केस स्टडी क्वेश्चन हो गया ना, तो ये सारे तो उसपे पहले कहाँ ये चीज बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन निकल के आया, उसका कंक्लूजन, तो ये सारा चीज हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके नंबर मिलता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? एक और कर लेते हैं आज के लिए। वो 9 वाला करते हैं जिसमें वो प्रॉफिट वाला था, एब्सोल्यूट फिगर वाला, तो ये समझ में आ जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या बोला है, देखो, XYZ लिमिटेड हैज 5 बिजनेस सेगमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईच सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 हैव बीन प्रोवाइडेड बिलो। तो एक XYZ लिमिटेड है जिसका 5 बिजनेस सेगमेंट है। तो XYZ लिमिटेड, इसका 5 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, तो बिजनेस वाइज आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। तो ABCD और ठीक है, ये हो गया बिजनेस वाइज आइडेंटिफाई हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो है 225, 25, 175, 225 नेगेटिव मतलब लॉस है, 20 और 105, 3 लॉस है, 2 प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेदर द रिपोर्टेबल सेगमेंट और नॉट रिपोर्टेबल। तो ये सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे हमें ये करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट क्या था, जो लास्ट वाला MCQ में हम लोगों ने देखा, वही तो हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट का कंसेप्ट था, जहां पर बोला है कि इट्स रिजल्ट, मतलब किसी भी एक सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, जो भी ज्यादा होगा एब्सोल्यूट अमाउंट के नेचर पे, वो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। तो सबसे पहले कंबाइंड रिजल्ट का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखो हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करें, हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, पहले हम लोग को टोटल प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। जो भी सेगमेंट में प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट है 225 और 25, यानी 250 लाख। और टोटल लॉस जो है वो है हम लोग का 175 और 120 और 105। तो ये टोटल कितना हो जाएगा?
ये हो गया मेरा 125 प्लस 75, तो 25 और 75 100 होता है, 100 200 300 हो जाएगा, 300 लाख। ठीक है, अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो एब्सोल्यूट टर्म में हायर है वो मुझे लेना है। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या लेना है, विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट फॉर्म। तो नेगेटिव पॉजिटिव मत देखो, 250 और 300 में हायर कौन है, 300 हायर है। ठीक है, तो वो ले लिया। अब 10% ऑफ 300 लाख करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें तो हमें वही फाइंड आउट करना है। ये देखो, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, जो कि हमारा 300 आया, और उसका 10% लेना है, तो 10% ऑफ 300 लाख, तो कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 300 लाख का मतलब हो जाएगा 30 लाख। ठीक है, ये निकाल लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो रूल्स है वो लिख लेते हैं। इट्स रिजल्ट ब्रैकेट में पीएल, whichever is greater in absolute amount, greater than equal to होना चाहिए 10% of combined result, whichever is greater in absolute amount। ठीक है, तो ए का देखते हैं। ठीक है, तो ए का इंडिविजुअली जो रिजल्ट है वो है 225। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू क्या ये 30 है, बिल्कुल है, तो फिर ये रिपोर्टेबल हो जाएगा। बी का देखते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 30, ये तो फिक्स्ड है। बी का देखो 25 है, क्या 25 ग्रेटर इक्वल टू 30 होता है, नहीं, तो 25 अगर ग्रेटर इक्वल टू 30 नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल। सी का देखते हैं, 175, तो क्या 175 ग्रेटर इक्वल टू 30 है, ये नेगेटिव पॉजिटिव मत देखो, एब्सोल्यूट फिगर में देखना है, ये देखो एब्सोल्यूट अमाउंट में देखना है, तो बिल्कुल 175 30 से ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा रिपोर्टेबल। ट्वेंटी ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये देखो ये 20 है लेकिन नेगेटिव में है, तो क्या 20 30 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, तो फिर ये हो जाएगा नॉट रिपोर्टेबल। और ई, ई का 105 है जो टू 30 है, तो फिर ये हो जाएगा रिपोर्टेबल। ठीक है, तो हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो इट्स रिजल्ट मतलब इंडिविजुअली सेगमेंट का रिजल्ट, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, जो कि एब्सोल्यूट अमाउंट में बड़ा होगा उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, और वो चेक करना पड़ेगा 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट टर्म। तो 250 और 30 में जो ग्रेटर है वो है 250 और 300 में ग्रेटर जो है 300, उसका 10% 30 किया और उसके हिसाब से हम लोगों ने कंपेयर किया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो, रिपोर्टेबल है, दो रिपोर्टेबल, हाँ ना हाँ ना हाँ, इस तरीके से देखो, रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल नॉट रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल, तो आंसर हम लोग का मैच हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इस तरीके से लिखा है, और इन्होंने कैसे लिखा है देख लो, एज पर A17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट सेगमेंट रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस 10% or more of the combined result of segment profit, that is 250 lakh, और combined result of segment loss, that is 300 lakh, whichever is greater। ठीक है, तो 250 और 300 में जो ग्रेटर होगा उसके साथ कंपेयर होगा, उसके 10% के साथ कंपेयर होगा, तो ये देखो 300 ग्रेटर हो रहा है तो उसके साथ कंपेयर होगा, उसके साथ कंपेयर करके ही इन्होंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सेगमेंट ए सी ई आर रिपोर्टेबल, वो हम लोग का भी आंसर आया, ए सी ई ये तीन रिपोर्टेबल है, और डी और बी जो है
since their result is in absolute term is 10% और more of 300 lakh that is 30 lakh। तो बाकी रिपोर्टेबल नहीं है। क्यों ये रिपोर्टेबल है? क्योंकि ये 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट से ज्यादा है इनका जो प्रॉफिट या लॉस का एब्सोल्यूट अमाउंट है, यानी 225, 175 और 105, तो ये रिपोर्टेबल निकल के आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा लिखना, जैसे देखो टेबल ठीक है जैसे लिखा, फिर लास्ट में कंक्लूजन की कौन रिपोर्टेबल हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि 10% से ज्यादा है। और स्टार्टिंग में ये लिखना पड़ेगा कि रूल्स रेगुलेशंस क्या है उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये पूरा नंबर मिलेगा। और बाकी ये टेबल जैसे बनाए वो बना ही सकते हो, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बना के हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये जस्ट ये फिगर बनाना स्टार्ट कर दिया नहीं, स्टार्टिंग में पहले हमें लिखना पड़ेगा जो प्रोविजन है, ठीक है, फिर बीच में जो मैंने किया वो पूरा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद कंक्लूजन लगाओ कि हाँ ये इस वजह से रिपोर्टेबल हुआ, तब जाके चीज कंप्लीट होता है। तो ये भी हम लोग का हो गया। ठीक है चलो आज देखो हम लोग का ये वैसे एज तो पूरा कंप्लीट हो गया इसमें, और कुछ मुझे अलग से बोलने का है नहीं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये एज वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, छोटा ही था तो एज तो कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से भी एक बार देख सकते हो क्योंकि हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर। बाय।